हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे हमारे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट का, जिसके अंदर हम काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम स्पेशल फोकस करेंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, क्योंकि वहां से भी आपके एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा, मैं पिछली क्लास से कनेक्ट करूंगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले बताऊंगा कि 5 ईयर प्लान्स को कौन बनाता था। प्लानिंग कमीशन बनाता था। अब एग्जिस्ट नहीं करता है प्लानिंग कमीशन, क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग के साथ। लेकिन प्लानिंग कमीशन के बारे में भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। और फिर हम जो 5 ईयर प्लान्स है, टोटल 12 5 ईयर प्लान्स रहे थे, उनको हम कवर करेंगे कि आखिर वहां से आपके एग्जाम में क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यहां पर कुछ डाटा होगा, कुछ स्कीम्स होंगी, वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि अगर अभी भी आप इस क्लास को YouTube के ऊपर देख रहे हैं, तो आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके बाद आपको सेम क्लास की पीडीएफ ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और साथ ही हर क्लास का क्विज अटेम्प्ट कर पाओगे कि आपको क्लास समझने के बाद, सुनने के बाद कितना समझ में आया, उसके लिए आप क्विज अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे हम। तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कई बारी मैचिंग से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कौन सी 5 ईयर प्लान था, उसका टेन्योर क्या रहा था, टाइम पीरियड क्या रहा था। तो टाइम आपको जल्दी याद रखना है, ध्यान रखना है। उससे पहले हम प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें देख लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन कैसे बना था। तो प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। यह प्लानिंग कमीशन बनाया गया था एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की रिकमेंडेशन पर, और एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के उस टाइम पर जो चेयरमैन थे केसी नियोगी, इन्हीं की रिकमेंडेशन पर प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। तो केसी नियोगी को आप यहां पर भी देख सकते हैं। प्लानिंग कमीशन की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 5 ईयर प्लान्स क्रिएट करना फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान्स क्रिएट करने थे। और ध्यान रखना है कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हुआ कि इसका कहीं पर भी हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र नहीं है। दूसरा, ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी भी थी। नॉन स्टैच्यूटरी का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट भी नहीं बनाया गया है। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। तो क्या याद रखेंगे आप, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी जिसको 15 मार्च 1950 को बनाया गया था, जस्ट गवर्नमेंट को पॉलिसीज क्रिएट करने में एडवाइस देने के लिए। और इसके जो चेयरमैन हैं वो एक्स ऑफिसियो होते हैं। एक्स ऑफिसियो का मतलब ये हुआ कि जो भी संबंधित पोस्ट पर होंगे वो ऑटोमेटिकली इसके चेयरमैन बन जाएंगे। तो कौन एक्स ऑफिसियो होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे। तो उस टाइम पर जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे, और कौन रहे थे, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। साथ में आपसे डिप्टी चेयरमैन के बारे में भी पूछा जाता है। तो डिप्टी चेयरमैन कौन रहे इसके? गुलजारी लाल नंदा। आप यहां पर देख सकते हैं गुलजारी लाल नंदा को। और आगे चलकर 64 और 66 के अंदर ये 2 बारी प्रधानमंत्री बने, और दोनों बारी 13-13 दिन के लिए ही ये प्रधानमंत्री बन पाए। तो गुलजारी लाल नंदा इसके क्या थे? डिप्टी चेयरमैन थे। उसके बाद आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956, 1951 से 56 तक था। जितने भी 5 ईयर प्लान्स प्लानिंग कमीशन बनाता था, उनको फाइनल अप्रूवल देने का काम एनडीसी का होता था। एनडीसी स्टैंड फॉर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 6 अगस्त ऑफ 1952 को। इसी के फाइनल अप्रूवल के बाद
जो प्लान्स बनते थे उनको इंप्लीमेंट किया जाता था। तो अब प्रेजेंट में ना तो प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करता है और ना ही एनडीसी एग्जिस्ट करती है। तो ये इनका काम था, क्योंकि इसको आगे चलकर 2015 के अंदर रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के साथ कैसे रिप्लेस किया गया? तो सबसे पहले हमारी नरेंद्र मोदी सरकार आती है 2014 के अंदर, और वो आकर अनाउंस करती है 15 अगस्त 2014 को कि हम प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर देंगे एक नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट मींस नीति आयोग। तो नीति आयोग के लिए जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 15 अगस्त 2014 को हुई थी, और नीति आयोग ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 1 जनवरी ऑफ 2015। तो आपको याद रखना है 1 जनवरी ऑफ 2015। और जितने भी फायर प्लान्स बनाए जाते थे प्लानिंग कमीशन के द्वारा, उनके लिए जो फंडिंग अरेंज की जाती थी, रिसोर्सेज अरेंज किए जाते थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज किए जाते थे। उसके बाद थोड़ी सी चीजें और आगे पढ़ते हैं कि आखिर हमने इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ये 5 इयर्स का प्लान है, जो ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया? तो ये कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया था यूएसएसआर से। यूएसएसआर 1928 से ही 5 इयर्स के प्लान बनाकर अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा था। तो वहीं से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया और अपने इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि फायर प्लान कहां से बोरो किए गए? तो यूएसएसआर से हमने बोरो किए। उसके बाद आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहा जाता है? तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो उसके अंदर मैंने बताया था एम विश्वेश्वरैया राय। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया राय को फादर ऑफ प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। ये वही पर्सन है जिनके नाम पर आप 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब कुछ चीजें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। उसके बाद जो लास्ट 5 ईयर प्लान था उसका टेन्योर कब से कब तक था? तो 2012 से 2017 का उसका टेन्योर था। उसके बाद इसको रिप्लेस किसके साथ कर दिया गया था? नीति आयोग के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम ही होते हैं। इसके चेयरमैन भी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी हैं। अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करें तो सुमन बेरी है, और सीईओ की बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यन है। ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में आपको कवर कर चुका हूं। और नीति आयोग का हेड ऑफिस कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर भी की थी। तो अब हम यहां से प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे अपने 5 ईयर प्लान्स को। तो 5 ईयर प्लान्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल प्लान कितने आए थे। हमारे जो टोटल प्लान थे वो 12 आए थे। ये सारी चीजें क्यों चेंज किया गया था डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल 5 ईयर प्लान जो थे हमारे 12 आए थे। तो सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक आया था? तो 1951 से 56 तक का इसका टेन्योर रहा था, पूरे 5 साल। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने ग्रोथ रेट टारगेट की थी वो टारगेट की थी 2.1%, लेकिन हमने अचीव इससे कहीं ज्यादा की थी। अचीव की थी हमने लगभग इसके डबल के आसपास 3.6%। तो ये हमारा काफी सक्सेसफुल प्लान रहा था। और इसके अंदर जो हमने प्रायोरिटी रखी थी वो प्रायोरिटी रखी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, क्योंकि उस टाइम पर भूखमरी बहुत ज्यादा थी और हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो हमें हमारी मेन प्रायोरिटी क्या थी? एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। उसके लिए हमने हेरोड-डोमर मॉडल को अपनाया था। तो आपके एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हेरोड-डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के अंदर, किस 5 ईयर प्लान के अंदर अपनाया गया था, या फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर बेस्ड था? तो आप बताओगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेरोड-डोमर मॉडल पर बेस्ड था। अब ये हेरोड और डोमर क्या है? ये दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं। ये रहे हेरोड और ये रहे डोमर। ठीक है, हेरोड-डोमर मॉडल। तो ये दोनों ही इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको क्या करना होगा? सेविंग्स इंक्रीज करनी होगी। और जब लोग सेविंग्स करेंगे
तो उसको इन्वेस्ट में कन्वर्ट करना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो वो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर होगा, जिससे कैपिटल, हायर कैपिटल इन्वेस्ट होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी। तो सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हैरोल्ड डॉमर का कि ज्यादा से ज्यादा सेविंग हो, सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो, इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था हैरोल्ड डॉमर। इसको फॉलो करते हुए फर्स्ट 5 ईयर प्लान को तैयार किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, तो के.एन. राज, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, तो इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। उसके बाद अगर हम की डेवलपमेंट का जिक्र करें कि फर्स्ट 5 इयर्स के अंदर कौन से की डेवलपमेंट्स हमने अचीव किए थे, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1952 के अंदर। फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना के अंदर, किस 5 ईयर प्लान के अंदर लॉन्च किया गया था, तो याद रखना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर लॉन्च किया गया था। और हम वर्ल्ड में ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने इस टाइप का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, क्योंकि जो जनसंख्या थी वो बहुत बढ़ रही थी और हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि हम सबका पेट भर पाएं, तो हमें इस चीज की नीड थी। और आज हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर हैं पॉपुलेशन के अंदर, तो ये हम फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। उसके बाद कुछ जैसे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए गए, कहां पर बनाए गए, और किस नदी पर बनाए गए, किस डैम पर बनाए गए, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो हमने कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। पहला था जिसमें भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम। तो भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया था सतलुज नदी के ऊपर। तो याद रखना है आपको कि भाखड़ा नांगल डैम कब कहां पर बनाया गया था, सतलुज नदी पर। ये भाखड़ा और नांगल दोनों अलग अलग डैम है। भाखड़ा आपके पंजाब के अंदर पड़ता है और नांगल डैम आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो ये याद रखना है, भाखड़ा और नांगल, तो दोनों को हम एक साथ ही लेकर चलते हैं, भाखड़ा नांगल, क्योंकि एक ही समय के बनाए गए हैं। उसके बाद हीराकुंड डैम बनाया गया था महानदी के ऊपर, और महानदी के ऊपर कहां पर, ओडिशा के अंदर, ओडिशा के अंदर। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड डैम कहां पर है, किस नदी पर है, महानदी पर। हीराकुंड डैम कहां पर पड़ता है, ओडिशा के अंदर पड़ता है। तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये की फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद दामोदर वैली डैम बनाया गया था दामोदर नदी के ऊपर वेस्ट बंगाल में, और आईआईटी खड़गपुर भी इसी टाइम पर बनाई गई थी। आईआईटी खड़गपुर भी इसी टाइम पर बनाई गई थी। तो ये की पॉइंट्स हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के, जो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्लान के ऊपर बढ़ते हैं। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का जो टेन्योर है वो 1956 से 61 तक रहा, यानी कि अगले 5 साल, जिसके अंदर हमने जो टारगेट इकोनॉमिक ग्रोथ रखी वो रखी 4.5% और हमने अचीव की 4.27%। तो लगभग हमने अचीव कर ली। तो इसको भी हम सक्सेसफुल प्लान ही कहेंगे। ये बेस था महलन-ओबिस मॉडल के ऊपर। महलन-ओबिस कौन है? पीसी महलन-ओबिस। पीसी यानी कि प्रशांत चंद्र महलन-ओबिस। अब ये प्रशांत चंद्र महलन-ओबिस कौन है, आप यहां पर देख लीजिए। ये पर्सन थे, और ये कौन थे? ये स्टैटिस्टिशियन थे। ये स्टैटिस्टिशियन थे, और इन्हीं के नाम पर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 जून को। ये भी 1 डे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इनके नाम पर इस मॉडल को तैयार किया गया था। और इस सेकंड मॉडल के अंदर जो मेन फोकस था, हमारा मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसी प्लान के दौरान हमने 3 स्टील प्लांट लगाए थे, और इन तीनों स्टील प्लांट्स के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन से 3 स्टील प्लांट थे? पहला था दुर्गापुर स्टील प्लांट। कहां पर लगाया? ये हमने वेस्ट बंगाल में लगाया।
किस देश की सहायता से लगाया ये हमने? ये ब्रिटिश की सहायता से, ब्रिटिश की सहायता से ये हमने लगाया। उसके बाद है राउरकेला स्टील प्लांट, ये ओडिशा में लगाया हमने। किसकी मदद से? ये जर्मनी की मदद से लगाया। उसके बाद है भिलाई स्टील प्लांट, ये छत्तीसगढ़ के अंदर लगाया हमने। और किसकी मदद से? ये रसिया की मदद से लगाया गया था। तो आपके एग्जाम में ये स्टील प्लांट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा प्लांट किस देश की सहायता से और कहां पर लगाया गया है, ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रख लीजिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कब बनाया गया? तो 1957 के अंदर बनाया गया, 1957 के अंदर बनाया गया। और उसके बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना कब स्टार्ट किया? तो सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर ही इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना स्टार्ट किया था। उससे पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट खुद लेकर चलती थी, सारा का सारा काम खुद गवर्नमेंट करती थी, जितना भी प्रोडक्शन करना है सब कुछ। लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को भी समझा और फोकस किया मिक्स्ड इकोनॉमी पर। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर प्रोडक्शन के अंदर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद हम थर्ड 5 ईयर प्लान पर चलते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान का जो टेन्योर है वो 61 से 66 तक रहा, 1961 से 1966 तक रहा। इसके अंदर जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 5.6% से 5.6% रखी गई, लेकिन हमने अचीव की 2.84%। इट मींस ये जो थर्ड हमारा 5 ईयर प्लान था ये सक्सेसफुल नहीं रहा, ये फेल रहा, क्योंकि हमने यहां पर कुछ भी ज्यादा अचीवमेंट नहीं की, कुछ भी ज्यादा, हाफ अचीवमेंट की है लगभग, आप ये मानकर चलिए। ठीक है, तो ये एक फेल्ड प्लान था। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? आप पूछेंगे कि सर ये हमें रेट याद रखनी है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रेफरेंस के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड 5 ईयर प्लान है इसको गडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। गडगिल यानी कि DR गडगिल, धनंजय रामचंद्रन गडगिल, धनंजय रामचंद्रन गडगिल, डॉक्टर धनंजय रामचंद्र गडगिल के नाम पर ये इस प्लान को क्रिएट किया गया था। और इसके अंदर जो मेन फोकस एरिया था हमारा वो सेल्फ रिलायंस, यानी कि खुद सारी चीजें प्रोडक्शन करनी है, जो भी हमें जरूरत है हम इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंड ना रहें। दूसरा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस था, और हमें जो फूड ग्रेन है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, और जो बेसिक नीड की इंडस्ट्रीज हैं उनको भी एक्सपेंड करना था। मेन हमारा फोकस ये था। लेकिन मैंने अभी बताया ना कि ये एक फेल्ड रहा प्लान। तो फेल होने का क्या रीजन था? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर टाइम पीरियड क्या है? 61 से 66। इसी दौरान चाइना के साथ हमारा युद्ध हो जाता है। चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देता है 62 के अंदर, जिसके अंदर हमारी हार होती है। और उस युद्ध के साथ साथ पाकिस्तान भी सोचता है कि मैं भी साथ में अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे दूं। तो पाकिस्तान ने भी इंडिया के ऊपर 65 में वॉर कर दिया था, जो कि हम जीत गए थे। ठीक है, तो इस वजह से, इन दो युद्धों की वजह से हमारे काफी रिसोर्सेज वेस्ट हो गए थे, सारा पैसा इधर लग गया था, हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो गई थी। तो इस वजह से हमारा ये जो प्लान था ये फेल रहा। इसी के साथ साथ, इन युद्ध के साथ साथ क्या हुआ? बहुत भारी यहां पर सूखा पड़ा 65 to 66 के अंदर। तो सूखे की वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन नहीं हुआ, फूड क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ा, और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गया। हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो इंपोर्ट करने के लिए थे उनकी भी शॉर्टेज पड़ गई, जिसके लिए हमें IMF से अलग से लोन लेना पड़ा, अलग से रुपया लेना पड़ा। लेकिन यहां पर कुछ की इनिशिएटिव हुए, कुछ चीजों का यहां पर डेवलपमेंट हुआ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया 1965 के अंदर। और उसके बाद IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज प्रेजेंट में कमर्शियल बैंक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1964 के अंदर। उसके बाद UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 63 के अंदर, 1963 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, जिसको आगे चलकर
2007 के अंदर रीनेम कर दिया गया एक्सिस बैंक के तौर पर। उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में लगाया गया रसिया की हेल्प से। तो रसिया की हेल्प से हमने 2 प्लांट लगाए, एक हमने सेकंड फायर प्लान के अंदर और एक हमने थर्ड फायर प्लान के अंदर लगाए। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हमने पहल स्टार्ट कर दी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं वो MS स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है। तो 65 के अंदर ही हमने क्या कर दिया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको हमने नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर क्या कर दिया था, अचीव कर लिया था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान टोटली फेल रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ की डेवलपमेंट्स हुए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फेलियर का रीजन भी देखा। अब इसी फेलियर की वजह से हमारे पास रिसोर्सेज तो सारे वेस्ट हो गए ना, युद्ध में चले गए, उधर से सूखा पड़ गया। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान रेडी था लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास फंडिंग नहीं थी उन प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए। तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स को फॉलो ना करते हुए ईयरली प्लान्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और 5 ईयर प्लान्स को छुट्टी दे दी। उसी छुट्टी को प्लान हॉलिडे बोला जाता है कि भाई अब हम 5 साल का एक साथ प्लानिंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक साल के अंदर जितना हमसे हो पाएगा उतना करेंगे। ठीक है, तो उसी को प्लान हॉलिडे बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में आएगा कि प्लान हॉलिडे कब से कब तक रहा। तो 66 से 69 तक का जो टाइम पीरियड था, 60 पहला प्लान हॉलिडे ये हो गया 67 से 68 और 68 से 69। तो इन 3 सालों को प्लान हॉलिडे के नाम से जानते हैं। यहां पर हर साल का हमने एक इंडिविजुअल टारगेट लिया और आगे बढ़ने की कोशिश की। उसके बाद यहां पर भी कुछ की इनिशिएटिव हुए, जैसे 66 से 67 में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च किया, क्योंकि इसकी शुरुआत तो 65 के अंदर ही हो गई थी। और एग्रीकल्चर के अंदर हमने काफी कुछ इंप्रूव किया, एग्रीकल्चर के अंदर हमने काफी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। उसके बाद हमारा आगे चलकर 69 में हमने 5 ईयर प्लान्स को वापस से लॉन्च कर दिया और फोर्थ 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ 69 से 74। इस फोर्थ 5 ईयर प्लान को अशोक रुद्रा मेनन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये बेस था अशोक रुद्रा मेनन मॉडल। इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव रहा ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमें अपनी जीडीपी तो इंक्रीज करनी है लेकिन इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी भी लेकर आनी है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है, प्लस सेल्फ रिलायंस होना है, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म करना है, इंपोर्ट्स को कम करना है, इंडिया के अंदर ही हम सारी चीजों का प्रोडक्शन कर सकें, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। और इस फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर इंदिरा गांधी ने 14th प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को नेशनलाइज किया, सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर दिया। तो आपसे पूछा जाता है कि 14 जो बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन किस ईयर में किया गया था। तो 69 के अंदर किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ ही 1971 के अंदर पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो जाता है, जिसके अंदर हम बांग्लादेश को आजाद करवा देते हैं। बांग्लादेश एक नया इंडिपेंडेंट हो जाता है और एक नया देश बन जाता है। उसके बाद 1974 के अंदर हम फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, जिसको हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में आता है कि स्माइलिंग बुद्धा जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो कब किया गया था? 1974 के अंदर किया गया था। कहां पर? पोखरण के अंदर किया गया था। किस 5 ईयर प्लान का वो पार्ट था? तो फोर्थ 5 ईयर प्लान का वो पार्ट था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 5th 5 ईयर प्लान पर, जिसके अंदर हमने ग्रोथ रेट 5.2 रखी थी और अचीव की थी हमने 5.5, यानी कि ये भी एक सक्सेसफुल प्लान रहा था। इस प्लान का जो टेन्योर था 1974 से 1979 था, 1974 से 1979 था। और यहां पर हमने 5th 5 ईयर प्लान के अंदर पुअर्टी रिडक्शन पर फोकस करना स्टार्ट किया और सेल्फ रिलायंस, खुद पर डिपेंड हो, हमें इंपोर्ट वगैरह पर फोकस ना करना पड़े, उस पर काम करना हमने जारी रखा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर हमने फोकस किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमने कुछ प्लान्स भी यहां पर बनाने स्टार्ट किए थे और हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पर फोकस बनाकर रखा। लेकिन यहां पर जो
यहां पर जो गवर्नमेंट है इसको डिसकंटिन्यू कर देती है 1978 के अंदर, क्योंकि यहां पर जनता दल गवर्नमेंट की सरकार बन जाती है और ये कहते हैं कि हम ये जो रिजिड 5 ईयर प्लान्स हैं इनको फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना खुद का 5 ईयर प्लान्स क्रिएट करेंगे और उनको लागू करेंगे। उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जिनको रोलिंग प्लान के नाम से हम जानते हैं। जिनको रोलिंग का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल, जिसके अंदर हम चेंज कर सकें। तो यहां पर 79 तक का प्लान था, लेकिन 78 के अंदर ही इनको क्या कर दिया गया? डिसकंटिन्यू कर दिया गया और खुद के प्लान यहां पर लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए मोरारजी देसाई की सरकार ने, जिनको हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। तो ये रोलिंग प्लान एक सेकंड ब्रेक था। पहले प्लान हॉलीडे आया था, फिर हम जिसको हम 5 प्लान्स के अंदर ब्रेक के तौर पर जान सकते हैं। दूसरा यहां पर रोलिंग प्लान 2 साल तक 78 से 1980 तक, ये 2 साल तक हमने रोलिंग प्लान को फॉलो किया, क्योंकि बीच में यहां पर जनता दल की सरकार बन गई थी और उन्होंने कहा कि हम इन 5 प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, खुद के 5 प्लान्स बनाएंगे। लेकिन इनकी सरकार आगे चली जाती है और वापिस से इंदिरा गांधी पावर में आती है और 6th 5 ईयर प्लान को वो लागू कर देती हैं, जिसका टेन्योर रहा 1980 से 1985 तक। 1980 से 1985 तक। ग्रोथ रेट को थोड़ा सा देख लेते हैं, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। हमने टारगेट की थी 5.2%, लेकिन अचीव की हमने 5.5%, यानी कि ये भी एक सक्सेसफुल प्लान रहा। इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेट पुअर्टी इराडिकेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पुअर्टी इराडिकेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसी 5 प्लान्स के अंदर हमने गरीबी हटाओ स्लोगन, यानी कि पुअर्टी इराडिकेशन का स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था। हालांकि पुअर्टी इराडिकेशन हमने 5th 5 ईयर प्लान के अंदर ही करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो 6th 5 ईयर प्लान को ही आप क्या करोगे? टिक करोगे कि गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था वो किस पंचवर्ष योजना या किस 5 ईयर प्लान के अंदर दिया गया था। तो 6th 5 ईयर प्लान के अंदर दिया गया था। अब इस टाइम के दौरान 80 से 85 के अंदर कुछ की डेवलपमेंट हुए। ऑलरेडी हम 5th 5 ईयर प्लान के अंदर 14 प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन कर चुके थे। तो 80 के अंदर आकर वापिस इंदिरा गांधी 6 और प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन करती है। 6 मोर बैंक वर नेशनलाइज। उसके बाद 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड को बनाया जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और साथ ही 1982 के अंदर ही एक्जिम बैंक को भी एस्टेब्लिश किया जाता है और विशाखापट्टनम के अंदर एक और स्टील प्लांट लगाया जाता है। आगे चलकर इसका टाइम पीरियड कितना था? 85 तक, लेकिन 1984 के अंदर ही इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है, इनकी हत्या हो जाती है। तो इनकी सरकार में आगे जो पद संभालते हैं वो राजीव गांधी संभालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम 7th 5 ईयर प्लान को। तो 7th 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड रहा वो 1985 से 1990 तक रहा, जिसके अंदर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट रही 5% और हमने अचीव की 6%। तो ये भी एक सक्सेसफुल मॉडल था और इस मॉडल का नाम हमने रखा कम्युनिटी वेज मॉडल। कम्युनिटी वेज मॉडल, जिसके अंदर हमारा की ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ इन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव थे। कुछ की डेवलपमेंट हुए इस 7th 5 ईयर प्लान के अंदर, जैसे 1988 को सेबी को एस्टेब्लिश कर दिया गया और इसको एक स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी कि इसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास करके इसको फंक्शन में लाया गया 1992 के अंदर। 1992 के अंदर, और जैसा कि हमारे यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, तो इस पर्पज के लिए जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई थी 1989 के अंदर, और प्राइवेट सेक्टर्स को हमने यहां पर इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी थी। तो यही की पॉइंट्स आपको याद रखने 7th 5 ईयर प्लान के बारे में। उसके बाद हम यहां पर 90 तक पहुंच चुके थे। 7th 5 ईयर प्लान के बाद हमारे प्लानिंग के अंदर तीसरा ब्रेक लगता है, जिसको हम एनुअल प्लान के नाम से जानते हैं। यहां पर जब हम 90 तक पहुंचे तो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके थे। हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन रिजर्व की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी थी। हमारे पास केवल 2 सप्ताह के लिए
फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, जिसका हम केवल 2 सप्ताह का इंपोर्ट की ही पेमेंट कर सकते थे, उसके बाद हमारे पास नहीं था। तो इसी बीच हमें कुछ चेंज लाने की रिक्वायरमेंट थी। तो इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से हम 5 प्लान्स को यहां पर 8th 5 प्लान को तुरंत लागू नहीं कर पाए, उसको हमें डिले करना पड़ा। तो ये जो 2 साल है 90 से 92 तक, इनको एनुअल प्लान के नाम से जानते हैं। और यहां पर हमने 90 के आते आते लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। ये थर्ड ब्रेक था हमारी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। अब सीधा 8वां प्लान लॉन्च करते हैं हम 92 के अंदर, जिसका टेन्योर रहता है 92 से 97 तक, जिसके अंदर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का जो टारगेट था वो 5.6% था और हमने इससे कहीं ज्यादा अचीव किया, 6.7% अचीव किया। ये लीड किया पीवी नरसिम्हा राव ने। तो पीवी नरसिम्हा राव यहां पर हमारे नए प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लीड किया और इस मॉडल का नाम रखा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के नाम से जानते हैं। और यहां पर हमने फोकस किया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी पर। हमने यहां पर एलपीजी पॉलिसी पर फोकस किया। तो आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो पॉलिसी है, जिनको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं, वो किस 5 प्लान्स के अंदर लाए गए थे? तो आप कहोगे 8th 5 प्लान के अंदर इसको लाया गया था। तो साथ ही यहां पर 1995 के अंदर WTO की स्थापना होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और इंडिया भी इसको ज्वाइन कर लेती है। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मिड डे मील स्कीम जो थी वो किस ईयर में लॉन्च की गई थी सबसे पहले? तो ये 1995 के अंदर लॉन्च की गई थी, 1995 के अंदर लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट 5 प्लान पर आते हैं। नाइन्थ 5 प्लान का जो टाइम पीरियड है वो 97 से 2002 है। इसके अंदर जो हमने ग्रोथ टारगेट रेट रखी थी वो 7.1 रखी थी और अचीव की हमने, लगभग अचीव कर ली, 6.8 अचीव कर ली। और इसको लीड कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि इनकी सरकार आ चुकी थी 97 के अंदर। और हमारा मेन फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। मेन फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी और लोगों को बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोवाइड करना, लाइक हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन। लेकिन इसी दौरान हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट होता है पोखरण के अंदर 1998 के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में। और उसके बाद 1999 के अंदर कारगिल वॉर भी होता है। तो ये मेन यहां पर की डेवलपमेंट्स हुए, तो ये याद रखने हैं आपको। उसके बाद हमारा 10th 5 प्लान आता है, जिसका टाइम पीरियड था 2002 से 2007, जिसके अंदर हमने ग्रोथ रेट रखी थी 8.1% और अचीव की 7.7%। और इसको भी लीड कौन कर रहे थे स्टार्टिंग में? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन इनकी सरकार 3 के अंदर चली जाती है और 2004 के अंदर कांग्रेस की सरकार आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। तो बाद में लीड किया मनमोहन सिंह जी ने। और यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा इरेडिकेट पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पुअर्टी को खत्म करना और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना। हाई ग्रोथ एंड पुअर्टी रिडक्शन, जेंडर इक्वलिटी इन लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट और लिटरेसी के अंदर हम जेंडर इक्वलिटी पर फोकस करें, ये हमारे मेजर पॉइंट्स थे 10th 5 प्लान्स के अंदर। उसके बाद 11th 5 प्लान का जिक्र करते हैं। इसका टाइम पीरियड रहा 2007 से 2012, जिसके अंदर ग्रोथ रेट रखी थी हमने 9.9% एज ए टारगेट और अचीव की 7.5%। और इस टाइम पर भी प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और ये जो 5 प्लान थे ये प्रिपेयर किए गए थे सी रंगराजन के द्वारा, सी रंगराजन। और इसकी थीम याद रखनी है बेटा आपको लास्ट 2 की। तो इसकी थीम थी टुवार्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, टुवार्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद लास्ट 5 प्लान आता है। इसके बाद 5 प्लान क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो लास्ट यानी कि 12th 5 प्लान का जो टाइम पीरियड था 2012 से 2017 था, जिसके अंदर हमने टारगेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रखी 8% और अचीव की 6.7%। और इसकी थीम थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ।
और ये एक लास्ट 5 प्लान था जिसके अंदर हमारे जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हुए, ये फेल हो गया टू मीट द टारगेट्स ड्यू टू पॉलिसी चैलेंजेस। पॉलिसीज के अंदर जो चैलेंजेस आए चेंज कर दिया हमने। तो ये मेजर की पॉइंट्स थे हमारे 12 फाइव प्लान्स के। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप इसको 2-3 बार ही रिवाइज कर लेना, स्पीड से देख लेना और देखने के साथ साथ ऐप के ऊपर इसका क्विज अटेम्प्ट कर लेना। क्विज कुछ ही देर के बाद लाइव हो जाएगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो भी चुका होगा। उसको बार बार अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी और चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।